मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बेंगलोर में हिंसा हुई है, 3 लोगों की जान गई है, 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे तकलीफ दे बात यह है कि जिस तरीके से वहां हिंसा हुई, जिस तरीके से पुलिस स्टेशन को जलाया गया है और जिस तरीके से वहां पर एक एमएलए के घर को जलाने की कोशिश की गई है, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। और इस हिंसा में एसडीपीआई का नाम आया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिटिकल विंग है, उनका नाम आया है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल ये हिंसा उनकी तरफ से की गई है और साथ ही साथ उनके कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि दरअसल कर्नाटक के अंदर मुसलमानों का रेडिकलाइजेशन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी भी मोर और लेस उसकी राय यही है, लेकिन वो बीच की बात कर रहे हैं। उनके कहने का अर्थ ये कि दरअसल प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी, जिसकी वजह से सारा हादसा हुआ है। लेकिन एसडीपीआई का ये कहना है कि दरअसल उनके लोग उसमें इन्वॉल्व उस तरीके से नहीं थे। वो तो चाहते थे कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो, लेकिन चूंकि गिरफ्तारी में पुलिस हिला हवाली कर रही थी, इसलिए मामला हाथ से बाहर निकल गया है। सच्चाई क्या है, इस पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे। इस बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुद एसडीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी तस्लीम रहमानी साहब, साथ ही हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह साहब। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रहमानी साहब, इस बारे में कितनी सच्चाई है कि दरअसल जो बेंगलोर में हिंसा हुई है उसमें आपके संगठन का हाथ है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है आशुतोष जी। देखिए, वहां पर जो कैरिकेचर आया, खाली एक फेसबुक पोस्ट नहीं, उस पर कार्टून बना हुआ है जो इंतहाई सेक्सीएस्ट कार्टून है। और ये 5 अगस्त से चल रहा है सिलसिला और संडे को भी ये पोस्ट हुआ। उसको लेके वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्फेडरेशन बना हुआ है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का, मुस्लिम मुत्तहिदा महाज। इस महाज में तमाम उलमा भी उस शहर के शामिल है और बहुत बड़े बड़े मुसलमानों के संगठन उसमें शामिल हैं। वो सारे उलमा पुलिस के पास गए थे कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए। पुलिस ने कहा हम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इसको बुला के बात करते हैं और मामले को रफा दफा कर देंगे। और इससे पहले भी इन्होंने जब 5 अगस्त को इस लड़के ने पोस्ट डाली थी, बीजेपी का लड़का है, इसने जब पोस्ट डाली तो भी इसको थाने में बुला के और कैसे उठ के वापस कर दिया पुलिस ने, और वो उसके बाद भी पोस्ट डालता रहा। जब इंसिस्ट किया गया तो फिर कह रहे हैं कि हम बुला के डाल देंगे। तो लोगों को गुस्सा आया। हमारा जो मुजम्मिल पाशा जिसको अरेस्ट किया, ये स्टेट सेक्रेटरी है, ये पुलिस के साथ मौजूद रहा है रात को 12 बजे तक, 7 बजे से रात में 12 बजे तक। और पुलिस को ये खुद भी अंदर बैठ के परस्यू करता रहा पुलिस के सामने। उसके बाद जब भीड़ वहां इकट्ठी हुई तो माइक पे लेके, पुलिस का ही माइक लेके इसने वहां परसुएट किया लोगों को कि वो किसी हिंसा में मुलव्विस ना हो, कानून अपना काम करेगा। अब जो लीगल तरीके हैं वो कर रहे हैं, पुलिस के साथ बैठे हैं और जब तक कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी हम यहाँ रहेंगे। ये वीडियो मौजूद है, सोशल मीडिया पर भी मौजूद है, सब जगह। वो दिखा नहीं रही है, ना मीडिया दिखा रहा है, ना पुलिस उसे चोक कर रही है। एफआईआर में उसका नाम नहीं, 3 बजे सुबह उसको अरेस्ट किया है, 12 बजे वो उठ के गया। तो ये हमारा कोई रोल उसमें नहीं है। वो एक एब्रप्ट था जो पुलिस ने मौका दिया कि इस किस्म की हरकत हो। उसकी वजह यह है कि बीएमसी का इलेक्शन होने वाला है वहां, और बीजेपी के ऊपर इल्जामात हैं वहां करप्शन के। 2000 करोड़ रुपए का कोविड के मामले में इक्विपमेंट खरीदने का करप्शन का इल्जाम है, जिसका जवाब बीजेपी दे नहीं पा रही है और लूज कर रही है इलेक्शन। तो उन्होंने मास्टरमाइंड किया है इसको पूरे तौर पर। रहमानी साहब, आपका आरोप है कि बीजेपी की तरफ से किया गया है, लेकिन जो उस वक्त के जो वीडियोस दिखाई पड़ रहे हैं, उस वीडियोस में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि जब उस लड़के को पुलिस वालों ने पकड़ने के बाद उसको अपने कस्टडी में लिया, तो उसके बाद बाकायदा कहा जा रहा है इसको हमारे हवाले कर दो, इसको मार देना है, इसको किल करना है। यहाँ तक कि थाने की जो बेसमेंट है वहां पे भी जाके आगजनी की गई है। तो आप किस बिना पे कह रहे हैं कि इसमें एसडीपीआई का हाथ नहीं है? ये एक दो लोगों की सवाल एक दो लोगों का नहीं है। सवाल ये कि जिस तरीके से वहां पे इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, वहां पे हथियारबंद लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद जिस तरीके से आगजनी की गई है, क्या वो सब महज एक इत्तेफाक था? क्या अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में एक आपत्तिजनक बात आती है, निश्चित तौर पर वो एक निंदनीय बात, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या कानून हाथ में लेना क्या जायज है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं उसकी सख्त निंदा भी करता हूं। और मैं इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसकी एक इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए कर्नाटक स्टेट के बाहर। मालूम होना चाहिए कि ये एंटी सोशल एलिमेंट्स, ये कौन लोग थे, उनको एसडीपीआई आप
किस तरीके से कह सकते हैं? किसी ने अपने गले में झंडा तो नहीं टांग रखा था, कोई लेवल तो नहीं था। हाउ कैन वी से कि ये सब एसडीपीआई के लोग थे, हजारों लोग वहां इकट्ठे हुए, हमारे तो 5 लोग वहां उसमें अरेस्ट हुए हैं, और वो हमेशा होते रहे। हमारे लोग तो हर जगह अरेस्ट किए जाते हैं और अगले दिन उनकी जमानतें भी हो जाती है, कोर्ट से सब बरी भी हो जाते हैं। 100% ये होता रहा है बार बार। लेकिन ये एंटी सोशल एलिमेंट कौन थे? चंद घंटे के अंदर इतना ये इक्विपमेंट और जो बात कही जा रही है कि पेट्रोल पंप आ गए, ये सब कहाँ से आ गए? ये सब जांच का विषय है। अभी से हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये एसडीपीआई के ही लोग थे? मैं कहता हूँ एंटी सोशल एलिमेंट थे। पुलिस को उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। 300 के करीब लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं 2 दिन में। क्या वो सब एसडीपीआई के? हमारे तो 5 ही लोग उसमें है। जाहिर है कि वहां पर एसडीपीआई के लोग गए थे, इसमें कोई तो राय नहीं है। मुजम्मिल पाशा भी गया था और लोग भी गए थे, जाहिर है पूरे कम्युनिटी के लोग वहां पर थे, उनमें हमारा पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन भी था। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सब के सब एसडीपीआई के लोग हैं? एक्चुअली ये पॉलिटिकल वायलेंस है और इट इज एमिंग टुवर्ड्स पॉलिटिकल गेन। तो हमको तो मेयर नहीं बनाना है वहाँ बीएमसी का, कांग्रेस बनाएगी या बीजेपी बनाएगी। ये लोग, इन लोगों का क्या रोल है, इसकी भी तहकीक होनी चाहिए ना। बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। शीतल भाई, जो बात अभी रहमानी साहब कह रहे हैं, क्या आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि आपने काफी डिटेल स्टडी की है पूरे हिंसा की और पूरे वायलेंस की। देखिए, ये तो सही है कि उनके संगठन के 5 लोग पकड़े गए हैं वहां, ये बात ठीक है, उनकी कहना ठीक है। लेकिन जो एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट का पुराना बैकग्राउंड है, उससे इस बात की शंका को ताकत मिलती है कि वो जिस तरह का एटीट्यूड राजनीति में रखते हैं, जिस तरह की वो शिक्षा दीक्षा अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं, और जो पहले हुए हैं मामले, उसमें वो हिंसा में बाकायदा पकड़े गए हैं, उनको सजाएं हुई। उन्होंने सीपीएम के एक वर्कर को केरल में मार दिया था, कन्नूर में। उनको 2019 में उनके 8 आदमियों को सजा हुई। पीएफआई एसडीपीआई के हैं, साफ साफ है। और एक मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता को मार दिया था 18 में, उसमें भी 2 लोगों को सजा हुई है। उन्होंने आरएसएस के कार्यकर्ता को मार दिया था। तो ऐसे बहुत से हिंसक मामलों में इनका साफ साफ हाथ आता है, तो ये शंका होने के चांस बढ़ते हैं। और ये पूछा जाता है, जो दूसरे संगठन है जो मुस्लिम काम करते हैं, जैसे केरल के ही 2 संगठन है जो सुन्नी नौजवानों में काम करते हैं। एक है सुन्नी युवजन संगठन और एक है समस्त केरला जमीयतुल उलेमा। इन्होंने ऑफिशियली एफिडेविट पर डिफरेंट कोर्ट्स में आरोप लगाया है कि एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट जो है वो मुस्लिम्स में रेडिकलाइजेशन का काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि ये शिकायतें बहुत सारे क्वार्टर से आ रही हैं? इस मामले में तो ठीक है, वो कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार है कर्नाटक में और उनके गृह मंत्री ने ये आरोप लगाया है कि एसडीपीआई का इसमें हाथ है और उन्होंने ये प्रायोजित किया। लेकिन बाकी राज्यों में जो उनके लोगों का इस तरह से हिंसा में पकड़ा जाना, फिर सजा होना उपलब्ध है, उसके बारे में उनके पास क्या है? रहमानी साहब, जो सवाल शीतल उठा रहे हैं, मैं उसमें थोड़ी सी बातें जोड़ दूं, क्योंकि केरल का वाकया उन्होंने बताया और केरल में वहां पे या तो सीपीएम लेफ्ट की सरकार है या फिर वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, उनकी गठबंधन की सरकार बनती है। बीजेपी में आप ये कह सकते हैं कि वहां आरएसएस बीजेपी की सरकारें हैं जो लगातार पीएफआई पर बैन लगाने की बात किया करती हैं, लेकिन ये वो सरकारें हैं जिनके जो कम से कम आपको उस नजरिए से नहीं देखती। अगर वहां पर आपके लोगों को सजा हो रही है और कड़ी सजा हो रही है, और वहां के मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं कि रेडिकलाइजेशन एसडीपीआई कर रहा है, तो इसको आप कैसे कहेंगे? देखिए आशुतोष जी, ये 2010 से अब तक चला आ रहा है। पीएफआई बनी थी बहुत जमाने 90 में बनी थी और एसडीपीआई तो अभी 2009 में ही बनी है। तो पीएफआई के ऊपर ये इल्जाम मुख्तलिफ, यानी कांग्रेस भी लगाती रही है, पी चिदम्बरम साहब खुद लगाते रहे जब वो होम मिनिस्टर थे, ये सेंटर में होम मिनिस्टर थे चिदम्बरम साहब, तब उन्होंने भी लगाया था। उसके बाद शिवराज पाटिल जी भी लगाते रहे। तो कांग्रेस भी इल्जाम लगाती रही, बीजेपी भी लगाती है, सीपीएम भी लगाती है। जितने 2019 की और 2018 के जो वाकयात शीतल जी बता रहे हैं, इनमें से एक भी पीएफआई का आदमी नहीं था, ये प्रूवन फैक्ट है। उल्टा ये कि पीएफआई के 60 लोगों को आरएसएस के लोग अब तक कत्ल कर चुके हैं साउथ इंडिया की 4 स्टेट्स के अंदर, इंक्लूडिंग कर्नाटका। मैं लिस्ट दे सकता हूँ। और जिनके ऊपर ये इल्जाम है कि ये आरएसएस के लोग थे, इनको पीएफआई ने कत्ल किया। कर्नाटक में 23 मामलात में ये रजिस्ट्रेशन हुआ, एक को भी सजा नहीं हुई। इसके अलावा आप देखिए
कि झारखंड में पीएफआई को बैन किया रघुवर सिंह जी की सरकार ने 2018 में। 6 महीने कोर्ट में खड़े नहीं हो सके वो, और उसको क्वेश करना पड़ा झारखंड हाई कोर्ट को। एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन किया। केरल के में जो वाकया पेश आया हादिया का, उस मामले में इल्जाम लगा कि ये कन्वर्जन करवाते हैं, जिहादी एलिमेंट है इनके साथ में, आईएसआई के साथ इनका इन्वॉल्वमेंट है, ये इल्जाम लगे। सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन पे, उनकी गाइडेंस में एनआईए ने पूरा इन्वेस्टिगेशन केरल में किया, कुछ भी नहीं पाया। एनआईए ने रिपोर्ट दी। राजस्थान के में जब बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा राजे की, डीजीपी ने ये रिपोर्ट दी कि इनके खिलाफ कोई भी ऐसा मामला इंडिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड एसडीपीआई का नहीं है, बाकायदा रिपोर्ट नहीं है डीजीपी की राजस्थान सरकार के पास। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिकमेंडेशन भेजे अभी सेंटर को पिछले साल के पीएफआई को बैन करना चाहिए। कोई भी एक सब्सटेंशिएटिव एविडेंस उनके पास नहीं था, नहीं लगा सके, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये लगाएंगे तो ये कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है कि सीमी का ये नया अवतार है। सीमी बैन हुई 2001 में, ये पीएफआई बन गई 1990 में। कहां से कि सीमी के लोग दोबारा इकट्ठे होके नए नाम, ये सारे इल्जाम है। आइकनाइजेशन किया जाता है, पीएफआई को आइकन बनाया जाता है, हेट का अपनी पॉलिटिक्स को सर्व कर देते। रहमानी साहब, जो बातें आप कह रहे हैं, आपने तो उनको एक तरीके से डिसोन कर दिया। यही तो आरएसएस की स्ट्रेटजी है कि आरएसएस में जब कोई आदमी पकड़ा जाता है तो उसको डिसोन कर देते, बोले भाई ये तो मेरा सदस्य था ही नहीं कभी। आप जो केरल के अंदर है, जिन लोगों को पकड़ा गया, जिन लोगों को हत्या में उनको सजाएं हुई, उनके बारे में तो लोग कह रहे हैं कि तो एसडीपीआई के लोग हैं, आपने उनको डिसोन कर दिया। मैं एक फर्क बता देता हूँ आशुतोष जी। आरएसएस कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसके पास कोई मेंबरशिप का रजिस्टर नहीं है। हम एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी पीएफआई एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब एक्ट के तहत में, उनकी मेंबरशिप के रिकॉर्ड मौजूद है, उसको चेक किया जा सकता है, उससे देखा। आरएसएस से यही हमारा जो डिफरेंस है, हम फाशिस्ट नहीं है कि हम एक जबान से कोई, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यकीन रखते हैं, अपनी सरकार में यकीन रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में रखते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से तमाम ज़ाब्ते पूरे करते हैं। पीएफआई रजिस्टर्ड है सोसाइटीज एक्ट के तहत में, तमाम ज़ाब्ते, हमारी चार्जशीट, बैंक अकाउंट सब जाता है। तो आरएसएस का पास तो कुछ है ही नहीं इस किस्म का। वो तो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कह के इस मुल्क में जितना ज्यादा टेरर उन्होंने किया, वायलेंस उन्होंने किया, उसका कोई जवाब नहीं, सब प्रूवन है। पार्लियामेंट तक में बैठे हैं वो लोग जो इस किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और जिन पे केसेस चल रहे हैं, प्रूव हो गए। शीतल जी, क्या आप इनकी राय से सहमत है रहमानी साहब की कि भाई रहमानी साहब की बातों से अगर हम जाएं तो बिल्कुल साफ होता है कि तो बहुत ही पाक साफ संगठन है, इसका कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा है कि इनकी बात आरएसएस के मामले में एक हद तक सही हो सकती है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और दूसरे बहुत सारे हिंदू संगठन है जो रजिस्टर्ड है, जो इस तरह की मेंबरशिप वगैरह उनकी रिकॉर्ड पे मिल जाएगी कथित तौर पर, लेकिन उसके साथ ही आप पाएंगे कि गोरक्षा में और इधर उधर के तमाम मामलों में लोगों की हत्या करने में, भीड़ जुटा के और अपने लोगों को जुटा के निर्दोष लोगों को गोकशी के नाम पे मारने में या टारगेट करके किसी को मारने में उनके लोग शामिल होते हैं और वो फिर उनको इनकार कर देते हैं। इस तरह के संगठन, चूंकि क्या ऐसा कोई शौकिया हो सकता है कि हत्या जैसे मामले में 8-8 साल 9-9 साल मुकदमा चलने के बाद एक एडिशनल सेशन जज पाता है कि हाँ आप लोग शामिल थे और आप लोगों ने इसको मारा, जो जिसकी मौत हुई है वो कह रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कह रही है, कोर्ट कह रहा है, उसके बाद भी आप डिनाई कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। ऐसा ये लोग भी करते हैं। ऐसा ही तो ये विश्व हिंदू परिषद वगैरह के लोग, जो इनके बहुत से फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कब मना कर, इसमें बहुत सारे रजिस्टर्ड संगठन है, बहुत सारे अनरजिस्टर्ड संगठन है। तो एक संगठन कर देता है, दूसरा उसको डिनाई कर देता है। और हमारे देश में कोर्ट्स वगैरह की जो हालत है, उसमें आप जानते ही हैं कि एक लंबे दौर तक मामले चलते हैं और बहुत से मामलों में फैसले शीतल जी गलत हो जाते हैं, हम समझते हैं। जी शीतल जी, आपकी नजर में आप एसडीपीआई को किस नजरिए से देखते हैं, या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हम किसी को उसके काम से ही देख सकते हैं। तो ये क्यों है ऐसा कि इनको कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं मिलते? ये केरल में करीब 80 सीटें लड़े थे, 140 है वहां। तो ये माना जाता है पॉलिटिकली, जहां तक हम कहें, जो ये आरोप है, हम तो जो आरोप आते हैं उन्हीं को कह सकते हैं, कि दरअसल इनके प्रेजेंस से बीजेपी को फायदा होता है, आरएसएस को फायदा होता है। पीएफआई या एसडीपीआई को वो आईसिस या तालिबान की तरह से पेश करते हैं एक बड़े समाज में, जो बहुमत समाज है, और उसको डराने में कामयाब होते हैं।
तो इनकी उपस्थिति से, मान लीजिए केरल में 80 सीट लड़ते हैं और उनको कुल 1 लाख वोट से भी कम मिलता है, तो वो वोट निश्चित तौर पर बीजेपी को तो मिलने नहीं जा रहा था, वो किसी न किसी डेमोक्रेटिक या दूसरे फ्रंट को ही नुकसान करेगा। ऐसे ही तमिलनाडु की बात है, ऐसे ही यहाँ की बात है। तो अभी तक इनका जो पॉलिटिकल रोल है, जो एनालिसिस की जाती है, उसमें ये माना जाता है कि इनकी उपस्थिति से बीजेपी आरएसएस को अपने तर्कों में और प्रैक्टिस में भी फायदा मिलता है। इसलिए जो कह रहे हैं कि उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया और अभी तक वो बात पड़ी हुई है, इसमें जो दूसरे दल है उनकी शिकायत ये है। अब ये गलत है या सही हम नहीं कह सकते, लेकिन ये शिकायत है। बट लेकिन रहमानी साहब, आप मुझे बताएं, क्योंकि आप एसडीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी हैं, जब दिल्ली के अंदर दंगा होता है तो पीएफआई का नाम आता है, जब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आंदोलन होता है तो पीएफआई का नाम आता है, झारखंड के अंदर कोई बात होती है तो पीएफआई का नाम आता है। झारखंड सरकार ने बाकायदा पीएफआई को बैन करने का काम किया वहां पे, हालांकि आपको हाईकोर्ट से वहां छूट मिल गई। उसके अलावा केरला के अंदर होता है तो वहां की सरकार भी आपका नाम लेती है, कर्नाटक में होता है तो भी आपका नाम लेती है, और अभी आपने खुद कहा है कि बीजेपी की सरकार आपको बदनाम करती है, और साथ ही साथ जब कांग्रेस की सरकार होती है तो पी चिदम्बरम और शिवराज पाटिल भी आपको बदनाम करते हैं। तो कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से सबकी नजरें आपके ऊपर लगी हुई है और मानते हैं कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको टारगेट करते हैं या कुछ भी करते हैं। कुछ तो बहाने होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हवा में सारी बातें हो रही हो। देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूँ, शीतल जी ने बहुत सी बातें ठीक कही हैं अभी इस वक्त में। दिल्ली की भी दंगा हुआ, दिल्ली की दंगे में हमारे 5 लोगों को इन्होंने अभी 2 महीना पहले अरेस्ट किया। आप बिलीव करेंगे कि 24 घंटे में जमानतें हो गई, नॉन बेलेबल मतलब बेलेबल सारे के सारे चार्जेस थे, 24 घंटे में सबकी जमानतें हो गई। क्यों हो गई? अगर चार्जेस नहीं थे तो कौन से पुलिस ने चार्जेस फ्रेम किए कि 24 घंटे के अंदर अंदर जमानतें हो गई? सब लोग घर में, कोई भी हमारा आदमी जेल में नहीं है। उधर केरल में पिछले दिनों कैंपस फ्रंट के ऊपर इल्जाम लगा, 700 लोगों को एक दिन में अरेस्ट किया, स्टूडेंट्स को 700 को 24 घंटे में वो सबकी जमानतें होके वो बाहर आ गए। केरल की बात करो जहाँ सीपीएम है। तो ये सब मैंने कहा आइकनाइजेशन है कि आपको याद होगा एक जमाने में जमात इस्लामी को आइकन बनाया जाता था, बट रहमानी साहब, जो चीज होती है जमात इस्लामी का नाम। तो इंडिया में जो खौफ की सियासत है, एसडीपीआई का मोटो है खौफ से आजादी, भूख से आजादी, और ये खौफ दिलाने का काम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। आरएसएस उसमें सरे फहरिस्त है कि एक का खौफ दिला के दूसरे को अपने साथ में करो, ये काम करते रहे। रहमानी साहब, एक चीज से और कहूंगा जी, एक जगह बता दें शीतल जी मुझे कि हमारे वोट की वजह से केरल, साउथ में तो बीजेपी आई नहीं, कर्नाटक में अब आई है, हमारे वोट की वजह से इवन कर्नाटक में भी अगर बीजेपी जीती हो, इतना कम वोट हमारा है कि और किसी सीट पर जहां पर हम इसीलिए कम सीटें लड़ते हैं कि बीजेपी को फायदा ना हो। और अगर फायदा बीजेपी को खुदा ना खास्ता हो भी रहा हो तो आप पॉलिटिकली स्पीकिंग आप बताइए, मैं अपना फायदा देखूं या बीजेपी का फायदा देखूं? किसका देखूं? मैं अपना फायदा देखूं ना, मुझे कितना वोट मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, मुझे देखना है। रहमानी साहब, आप देखिए, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है आपका जो तर्क में, केरल के अंदर सीपीएम भी आपको टारगेट करती है, दिल्ली के अंदर बीजेपी भी आपको टारगेट करती है। ये दोनों, आप इतनी बड़ी फोर्स तो है नहीं, इतनी बड़ी ताकत तो आप है नहीं कि इतनी बड़ी ताकत है कि हर आदमी आपसे डरे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप इतनी बड़ी ताकत नहीं है तो आपका नाम सीपीएम भी लेती है और बीजेपी भी लेती है और एक ही तरीके से लेती है। उनका भी कहना है कि आप मुसलमानों के अंदर रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, मुसलमानों को आप किसी बड़ी लड़ाई के लिए आप तैयार कर रहे हैं। ये आरोप सीपीएम भी लगाती है और यही आरोप बीजेपी भी लगाती है, यही आरोप कांग्रेस भी कहती है। तो कुछ तो सच्चाई होगी इस बात पे, सच्चाई नहीं है, सिर्फ हवा में बातें हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं तो आग जली होगी। देखिए आशुतोष जी, इस देश में पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हो रहा है बहुत तेजी के साथ। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप बहुत सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हो रहा है और उस चेंजिंग डिस्कोर्स में एक नई जमीन पैदा हो रही है। उस जमीन को एसडीपीआई कैप्चर कर सकती है अपने इस फोटो के साथ। सबकी सीपीएम की तकलीफ है, सीपीएम खो गई, खत्म हो गई। हमने खत्म किया क्या वहां वेस्ट बंगाल में? हम नहीं है फोर्स, बहुत ही छोटी सी फोर्स है, लेकिन हम अपकमिंग फोर्स जरूर हैं। हम कोपल हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खाद पानी मिलकर दरख्त बन जाएंगे। और इस मुल्क में दो एक ही आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, और तो कोई दूसरी अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी बची नहीं इस मुल्क में। शेटर्ड हो गई, कमजोर हो गई या खत्म हो गई। एसडीपीआई एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से उभरती हुई आ रही जो कम्पीट करेगी सीपीएम को भी, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी। रहमानी साहब, बात आप शीतल जी से मैं सवाल पूछेंगे, उसके पहले एक सवाल मैं आपसे जरूर, आप किसकी पॉलिटिक्स करते हैं? आप हिंदुओं की राजनीति करते हैं, आप मुसलमानों की राजनीति करते हैं, और आप
किसकी राजनीति करते हैं? आप क्यों, आपको लगता है कि आप सीपीएम को भी आप परास्त कर देंगे, आप कांग्रेस को भी परास्त कर देंगे? आप आपकी पॉलिटिक्स है क्या? हिंदू पॉलिटिक्स है, मुस्लिम पॉलिटिक्स है, किसकी पॉलिटिक्स? नहीं, मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं है, ये मुस्लिम लीडरशिप है इसके पास, लेकिन मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं है। हमारा जो मोटो है, मैंने कहा, खौफ से आजादी, भूख से आजादी। ये कोई दो छोटे से शब्द नहीं है, खौफ और भूख। इसमें बहुत बड़ा एक हमारा जो पॉलिटिकल स्क्रीन है वो शामिल हो जाता है। जैसे मैंने कहा, क्या बीजेपी खौफ नहीं दिला रही, हिंदुओं को खौफ नहीं दिला रही? उसकी टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। हम तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं हर एक को, तो उसकी सलाहियत के मुताबिक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हम चाहते हैं कि तमाम लोगों को रोजगार मिले ताकि भूख न रहे और नौकरी का खौफ न रहे, कम्युनलिज्म का खौफ न रहे, मौत का खौफ न रहे, इक़्तिदार का खौफ न रहे। लोग इंडिपेंडेंट अपनी सोच के साथ जी सके, ये हमारी पॉलिटिक्स है। मैं पर्टिकुलरली, मेरा स्ट्रेस है पार्टी में कि हम ट्राइबल्स को एड्रेस करें, जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड है इस मुल्क में। अभी तक 7% की पॉपुलेशन, जिनके सिर पे किसी ने अब तक हाथ नहीं रखा। हम SC/ST को मुस्तकिल हमारे कांटेक्ट में है, उनकी बड़ी लीडरशिप आज तक, और ये लोग जानते हैं सबके सब कि हमारे किसके संपर्क में। रहमानी साहब, शीतल जी, जो बात रहमानी साहब कह रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि इनकी जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स से बीजेपी भी खौफजदा है और उस पॉलिटिक्स से सीपीएम भी खौफजदा है और कांग्रेस भी खौफजदा है? नहीं, ये दुनिया की राजनीति में और बहुत सारे देशों में इस तरह की सोच है, जिसमें वो जो शब्द उन्होंने पहले कहा, बाद में उन्होंने उसको दूसरी बातें उसमें जोड़ दी, जैसे खौफ से आजादी। तो खौफ से आजादी, आपके पास ऐसा कहीं सेंक्शन नहीं है कि किसी एक राज्य में आपको 1 लाख भी वोट मिलता हो। आपके सिर्फ एक उम्मीदवार को कर्नाटक में ऐसे वोट मिले थे कि वो सेकंड पोजीशन में आया था। आप 80 सीटों पर लड़े केरल में, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी कि आपको राजनीतिक रूप से कहीं भी एक जिले में भी माना जाए कि आप ताकत है और आपकी वजह से चीजें बनती बिगड़ती। तो आप इसके बावजूद अगर आपका दावा है कि आप खौफ से आजादी दिलाने वाले हैं, तो वो क्या आप अपना कुछ खौफ पैदा करके दूसरों से आजादी दिलाएंगे? ये जो उम्मीद पैदा करके। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी तक जो संकेत हमारे सामने है वो डराते हैं कि आप खौफ से आजादी दिलाने के लिए खुद भी खौफ पैदा करना चाहते हैं। ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो हमारे सामने है, अगर हम आपके बारे में कुछ पढ़ते लिखते हैं तो ऐसा मिलता है। तो ये निराशा जगाता है, इससे आशा वो नहीं बनती जो आप कह रहे हैं। आप कह बहुत सावधानी से और बहुत ढंग से कह रहे हैं, और खौफ की भी दूसरी परिभाषा बता दे रहे हैं, लेकिन जो आपके बारे में तथ्य हैं वो एक दूसरी बात कहते हैं, जिसको कम से कम लोकतंत्र में दुनिया में कहीं भी उस तरह से स्वीकारा नहीं जा सकता। शीतल जी, आपसे आखिरी सवाल। हमने रहमानी साहब की बहुत सारी बातों को सुना और वो एक तरीके से बिल्कुल अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, एक नई पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नई पॉलिटिक्स के बारे में बात करते रहे हैं, उस दिशा में ना जाए तो बेहतर है। बट आपकी नजर में SDPI और PFI क्यों इनको लेकर एक खास तरीके का आतंक की बात इनके नाम से जुड़ जाती है, और क्यों इन पर बैन लगाने की बात की जाए? मैं बिल्कुल एक निष्पक्ष पत्रकार से सवाल पूछ रहा हूँ। वही, ये निष्पक्षी हम लोग तो उन्हीं चीजों पर जाएंगे कि हमारे पास मटेरियल क्या है, इनके बारे में कोई बात करने के लिए हमारे पास मटेरियल क्या है। तो जो मटेरियल हमारे पास है वो मटेरियल बताता है कि एक, विभिन्न सरकारों ने, विभिन्न राजनीतिक दलों ने विभिन्न समयों पर इन पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए हैं। खुद इनके एक धर्म विशेष के जो अकलियत के लोग हैं हमारे यहाँ, जो बड़ी अकलियत है मुसलमान, उसके धार्मिक संगठनों ने इन पर ये आरोप लगाए हैं। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। इन पर ऐसे मुकदमे चले हैं जो हिंसक घटनाओं के हैं, कत्ल जैसे मामलों के कई चले हैं, और कई पार्टियों के लोगों के मामले में चले। तो ये सब जो मटेरियल हमारे सामने है वो आशा नहीं बंधाता जो रहमानी साहब अपनी बातचीत से हमारे सामने पेश कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। अब मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूं, उसके बाद फिर एक लास्ट वर्ड रहमानी साहब से। अगर ये आतंक पैदा करते हैं, अगर दंगों में हिस्सा लेते हैं, अगर ये हिंसा भड़काते हैं, तो फिर इनको बैन क्यों नहीं करती सरकार? झारखंड की सरकार ने बैन किया और हाईकोर्ट से इनको बैन हट गया इनके ऊपर। देखिए, वो आप जानते हैं RSS को बैन किया, बैन हट गया था। तो बैन हटना या मुकदमे में हार जाना या किसी की जमानत हो जाना या किसी को सजा न मिलना, ये
ये किसी रास्ते पे हमें नहीं पहुंचाता। वो तो हम आप जानते हैं कि इस देश में कैसे चीजें मैनेज होती हैं, उसके बहुत सारे कारक हैं। लेकिन हम तो वही मैंने फिर कहा कि हम मटेरियल जो सामने है हमारे, इनके बारे में स्टडी करने से वो डराता है, और वो ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के लिए, कम से कम आरएसएस और बीजेपी के लिए बहुत बढ़िया हथियार का काम है, क्योंकि ये राजनीतिक इनकी कोई ताकत नहीं है, लेकिन इनकी बातों को करके इधर की ताकत बहुत बढ़ जाती है, इनसे लोगों को डरा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि दरअसल ये एक मुसलमानों को रेडिकलाइज करने का काम कर रहे हैं एक आगे की किसी लड़ाई के लिए? शीतल भाई, ये मैं बहुत मटेरियल इतना नहीं उपलब्ध है अभी तक, जो है वो छिटपुट हिंसा का है, जहां वर्चस्व की हिंसा में इनके किसी को किसी ने मारा, इन्होंने किसी के लोग को मारा, कहीं वंदे मातरम जैसी कोई उसको रोकने के लिए कुछ स्कूलों में कुछ ऐसी कार्रवाइयां भी आई हैं कि उसमें इनका रोल है, जो डिटेल अवेलेबल है इसके बारे में। तो अभी तक ज्यादातर मामले यही है कि हर जगह दंगे में सरकारों ने पता नहीं किस कारण से या सही मामले में इनके ऊपर आरोप लगाए हैं, जिसमें सभी दलों की सरकारें शामिल हैं, और मतलब जो भी हमारे यहाँ के प्रोमिनेंट दल हैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। और दूसरे हिंसा की कई घटनाएं हैं जो सभी दलों के कार्यकर्ताओं से संबंधित है, जिनमें से कई में इनके कार्यकर्ताओं को सजा भी हुई। रामानी साहब, आप शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन गंभीर सवाल आपके संगठन के ऊपर है, और वो सवाल है जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज में एक बहुत गहरे सवाल पैदा कर देता है कि हमको हिंसा में यकीन है या हमको लोकतंत्र में यकीन है। आपकी पार्टी की ऐसी पहचान क्यों बन गई है, किस लिए? देखिए, मैं एक मिसाल से कैसे आप उसको दूर करेंगे? मैं एक मिसाल देता हूं मैं आशुतोष जी आपको। हमारा हिंसा में बिल्कुल हम लोकतंत्र में यकीन रखते हैं 100%। और मैं मिसाल देता हूं, अभी तक टेररिज्म के इल्जाम में 2004 से लेके अभी तक में 16 साल की बात तो आप जहन में लाइए, कितने सैकड़ों लड़के टेररिज्म के इल्जाम में, बॉम्ब ब्लास्ट के इसमें उसमें आपको याद है सब, इल्जाम में गिरफ्तार हुए। इनका रेट ऑफ एक्विटल 98% है। तो क्या हम ये कहेंगे कि इनको तो किसी खास वजह से इनको रिलीज कर दिया गया? किसने इल्जाम लगाए, क्यों इल्जाम लगाए? और टेररिज्म को पूरा एक इंडस्ट्री बना के इन्हीं तमाम पार्टियों ने, उसमें सीपीएम भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, बीजेपी भी शामिल है, पर्टिकुलरली मुसलमान सैकड़ों लड़कों को जेलों में डाला। 20 साल बाद, 15 साल बाद, 16 साल बाद, 10 साल बाद वो लोग छुट के बाहर आए। क्या कहेंगे? उनमें से एक भी पीएफआई के साथ वो नहीं है, वो सारे बेकसूर लड़के थे, इनोसेंट थे, उनके कैरियर को तबाह किया गया। उनमें से एक भी तो पीएफआई और एसडीपीआई का नहीं था। तो ये क्यों किया जा रहा था? ये सरकारें क्यों कर रही थी? किसके इंडस्ट्री, किसके इशारे पे काम कर रही थी? ये भी एक बड़ा सवाल उसी तरीके से है। बिल्कुल इसी तरीके मैंने कहा आपका संगठन मुसलमानों को रेडिकलाइज कर रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। हम मुसलमानों समेत तमाम, मैंने कहा ट्राइबल, एससी, एसटी, हम उनके हक की आवाज, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या ये सही नहीं है कि तमाम यहाँ पर गरीब के साथ, एज सच गरीब, और उस गरीब में मुसलमान भी शामिल है, ट्राइबल भी शामिल है, एससी भी शामिल है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है, सत्ता चंद हाथों में फंसी हुई है, और वो मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगा के लोगों को दबाते रहते, सत्ता से दूर रखते। क्या ये सही नहीं है? तो अगर हम उनके बीच में उम्मीद पैदा करने में कामयाब हो रहे हैं, आवाज उठा के प्रोटेस्ट के जरिए, सड़क पे जो प्रोटेस्ट हम पीसफुल डेमोक्रेटिक करते हैं। रहमानी साहब, आपकी आवाज आनी हमारे पास बंद हो गई। बहुत ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल पे एसडीपीआई और पीएफआई को आने वाले समय में बहुत नहीं करता, इसलिए हमको आइकोनाइज किया जा रहा। आपको लगता है कि आपको आइकॉनाइज किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी कहीं गहरे बैठकर आत्म निरीक्षण करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि हर बार जब हिंसा का कोई वातावरण होता है या कोई मामला होता है तो आपके संगठन का नाम क्यों लिया जाता है? और आपने खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी भी आपको ब्लेम करती थी और बीजेपी भी ब्लेम करती थी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिस पर आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है और उसको ठीक और दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमानी साहब इस बातचीत में हमारे साथ शामिल होने के। शीतल भाई आपका भी। लेकिन एक सवाल हमको भी देखना ये पड़ेगा कि कहीं इस देश के अंदर कहीं किसी खास कम्युनिटी विशेष को रेडिकलाइज करने की कोशिश तो नहीं हो रही, या ऐसा माहौल तो नहीं बन रहा जिससे कि वो रेडिकलाइज हो रहे हैं। और ये भी सवाल उठता है कि जब हम पीएफआई पर या एसडीपीआई के जब आरोप लगाते हैं तो इनके ऊपर केंद्र की सरकार इन पर बैन क्यों नहीं लगाती, और जब बैन लगता है तो हाई कोर्ट से ये क्यों छूट जाती है, बैन इनके ऊपर से क्यों हट जाता है? ये कई गंभीर सवाल है जिस पर बहुत लंबी चर्चा की जरूरत है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।